नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। विजय फैक्टर हमारे खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। सीधे पॉइंट पर आते हैं तो ताज़ा जानकारी, जो सबसे ताज़ा जानकारी, नवीनतम जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से पीर पंजाल की जो पहाड़ियां हैं उसके उत्तर में इस समय 75 से लेकर 80 आतंकवादी सक्रिय हैं और इन 75 से 80 आतंकवादियों में से 50 विदेशी हैं। इसी तरह पीर पंजाल का जो दक्षिणी हिस्सा है वहाँ पर करीब 45 से 50 आतंकवादी सक्रिय हैं, जिसमें से 30 विदेशी बताए जाते हैं। तो कुल मिलाकर 120 से लेकर 130 आतंकवादी सक्रिय हैं, जिसमें से आधे से ज़्यादा 80 आतंकवादी विदेशी हैं। अब ये विदेशी आतंकवादी कैसे चले आए? क्या वो पासपोर्ट लेकर आए, श्रीनगर एयरपोर्ट पे उतरे, या सड़क मार्ग से भारत के अंदर घुसे? मोटे तौर पर फेंसिंग क्रॉस करके आए। तो फेंसिंग कैसे क्रॉस करके आए, इस पर हम आज विस्तार से बात करेंगे। और जो भारत के, जो कश्मीर के करीब 80 विदेशी हो गए और 40-50 भारतीय हो गए, कश्मीरी हो गए, ये भी जो तारबंदी क्रॉस करके ही तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में गए थे ट्रेनिंग लेने, और फिर वो तारबंदी क्रॉस करके ही तो भारत वापस आ गए, कश्मीर वापस आ गए। तो ये आवाजाही इतनी आसान क्यों है? इसके लिए जिम्मेदार आर्मी है, इसके लिए जिम्मेदार अर्धसैनिक बल हैं, इसके लिए जिम्मेदार जम्मू कश्मीर की पुलिस है, इसके लिए जिम्मेदार केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कौन जिम्मेदार है? मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो क्या कहा करते थे? समस्या दिल्ली में नहीं है, समस्या सीमा पर नहीं है, माफ कीजिएगा, समस्या सीमा पर नहीं है, समस्या दिल्ली में है। और जो दिल्ली की समस्या है, क्या अब वो मोदी की समस्या नहीं रही? एक बड़ा सवाल ये भी उठता है। पॉलिसी पैरालिसिस की शिकार है मनमोहन सिंह की सरकार। ये बात मोदी जी कहा करते थे और खुद क्या कहते थे? हम भारत माता के असली पुत्र हैं, हम राष्ट्रवादी हैं, हम देशभक्त हैं। और होता क्या है कि पठानकोट में जब भारतीय वायुसेना अड्डे पर हमला हुआ था 2016 में, तो तारबंदी का काम व्यापक ढंग से करने, उसमें स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी, आधुनिक तकनीक का उसमें समावेश करने के लिए इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट शुरू किया गया। कहा गया 2018 को ये ख़त्म हो जाएगा, नहीं हुआ। नई डेडलाइन दी गई 2013 को ये ख़त्म हो जाएगा, काम नहीं हुआ। अभी तक ये काम नहीं हुआ है। तो समस्या कहाँ है? समस्या क्या दिल्ली में नहीं है? दूसरी चीज़ कि कुल मिलाकर पॉलिसी पैरालिसिस, रक्षा के संबंध में भारत की सुरक्षा को लेकर क्या शिकार मोदी सरकार नहीं हो रही है? एक और वजह है, जो तारबंदी को क्रॉस करके, क्योंकि आप तारबंदी पर आतंकवादियों को रोक देंगे, घुसने नहीं देंगे भारत में। तारबंदी क्यों लगाई गई है? 700 750 किलोमीटर जो बॉर्डर है, जो एलओसी है, उस पर कि आतंकवादी भारत में घुस नहीं पाए। लेकिन होता क्या है? टाइम्स ऑफ इंडिया का मैं एडिटोरियल आपको बता रहा हूं, बड़ा दिलचस्प है। होता क्या है आप देखिएगा। होता ये है कि जब सर्दियों में बर्फ पड़ती है तो ये तारबंदी को नुकसान पहुंचता है। जब गर्मियां शुरू होती हैं तो उस तारबंदी की रिपेयर में कई महीने लग जाते हैं, क्योंकि एक तो टेरेन बड़ा मुश्किल है, दूसरा ब्यूरोक्रेटिक हर्डल है, नौकरशाही है, अफसरशाही है, बाबू फाइलें रोक लेते हैं, टेंडर पास में दिक्कतें पैदा करते हैं। इस कारण तारबंदी का काम में देरी होती है। बैटरी से चलने वाले जो सर्विलांस के इक्विपमेंट हैं, जैसे कि नाइट विजन इक्विपमेंट, जिसमें रात में भी आप देख सकते हैं, सर्दियों में इनकी बैटरी बड़ी तेजी से खत्म होती है। लेकिन अब बैटरी खत्म होती है तो चार्ज भी हो जानी चाहिए, लेकिन चार्ज तेजी से नहीं हो पाती, क्योंकि बॉर्डर के इलाके में एलओसी में बहुत जगह
बिजली की सप्लाई गड़बड़ है, बिजली नहीं आती। सुन रहे हैं मोदी जी, बिजली नहीं आती तो नाइट विजन जो सर्विलेंस के जो इक्विपमेंट है वो चार्ज नहीं हो पाते, चार्ज वहाँ की बैटरी चार्ज नहीं हो पाती, बैटरी चार्ज नहीं हो पाती तो इक्विपमेंट काम नहीं कर पाते। तारबंदी जो कही गई है, कई जगह इलेक्ट्रिसिटी वाली है, यानी उसमें करंट दौड़ा दिया जाता है, लेकिन वो भी निष्प्रभावी हो रही है। कैसे निष्प्रभावी हो रही है कि जब लाइट आएगी तो करंट दौड़ेगा ना, जब लाइट ही नहीं आएगी तो ना करंट दौड़ेगा ना आतंकवादियों को करंट लगेगा। दूसरी, लाइट आती भी है तो उसका वोल्टेज डिम होता है, और वोल्टेज डिम होता है तो आतंकवादी हो सकता है इसका भी कोई रबड़ के बड़े बूट, रबड़ के दस्ताने पहनकर, रबड़ की जैकेट पहन के आते हो, मुझे नहीं मालूम। हो सकता है कोई तरीका निकाल लिया हो, मुझे नहीं मालूम। अगर निकाल लिया है तो हमें भी कुछ तरीका निकालना चाहिए। सर्च लाइटें रात को जलती हैं, सर्च लाइटें फोकस मारती रहती हैं, सर्च लाइट जनरेटर से चलती है, जनरेटर डीजल से चलता है, डीजल खत्म हो जाता है, सप्लाई में दिक्कत आती है, सप्लाई देर से होती है। ये सब टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से एक लाइन नहीं जोड़ रहा हूं। फिर पंजाब से, नेपाल से, आजकल तो राजस्थान से भी ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, हथियार ड्रॉप किए जा रहे हैं ड्रग्स के साथ साथ। ड्रोन बड़े सस्ते आते हैं, अगर आप 2 करोड़ 4 करोड़ की हीरोइन और हथियार ड्रॉप कर रहे हैं और ड्रोन अगर नष्ट भी हो जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक बार अगर ड्रोन नष्ट नहीं हुआ और आपका माल पहुंच गया तो आपको करोड़ों रुपया मिल जाता है। और नेटो ग्रेड हथियार आ रहे हैं, पंजाब की सरकार पकड़ चुकी है। आप कहेंगे ये नेटो ग्रेड हथियार क्या हैं जो भारत के आतंकवादी इस्तेमाल कर रहे हैं? आधुनिक हथियार, ये मेड फॉर आर्मी ओनली, मेड फॉर नाटो आर्मी ओनली, NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अमेरिका समेत दुनिया के करीब 28 अमीर देश शामिल हैं, और उनके हथियार ड्रोन के ज़रिए सप्लाई हो रहे हैं। अफ़गानिस्तान छोड़कर भागा अमेरिका तो बहुत सारे आधुनिक A ग्रेड के हथियार छोड़ गया, जिसको अफ़गानिस्तान के तालिबान बेच देते हैं आतंकवादियों को औने पौने दाम पर, और वो भारत पहुंच रहे हैं। इसके अलावा अब बड़ी बात है, इस मेरे ये जो मैंने बनाया है वीडियो, इसका मतलब कतई नहीं है कि जो पहलगाम में जो सुरक्षा में चूक हुई उस पर हम डिस्कस नहीं करें और इन चीज़ों पर डिस्कस करने बैठ जाएं, तारबंदी वगैरह पे। रॉ के पूर्व चीफ AS दुल्लत ने तो कहा कि साहब वो फोल्डेड सीढ़ी लेकर आते हैं, तारबंदी के उधर फोल्डिंग सीढ़ी को लंबा करते हैं और छलांग लगा जाते हैं, सीढ़ी चढ़ के इधर आ जाते हैं। जो सुरक्षा की चूक हुई है, भारी इंटेलिजेंस की, खुफिया विभाग की चूक हुई है, उसके लिए बाकायदा जवाबदेही होनी चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और एक्शन होना चाहिए, और इस्तीफे हों तो इस्तीफे होने चाहिए। वो चीज़ बुरी गंभीर है, लेकिन हम एक दूसरे पहलू भी आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे हमास ने इजराइल पर 2023 का हमला किया हो, 7 अक्टूबर का, या 2019 में पुलवामा का हमला हो, चाहे उरी का हो, चाहे 26/11 मुंबई का हमला हो, चाहे 9/11 अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हो, इन सब में आतंकवादियों ने अपनी तरफ से एक वार्निंग दी, एक चेतावनी दी, लेकिन रेस्पॉन्स फेलियर की तरफ इशारा होता है इससे, कि रेस्पॉन्स करने में हम फेल हो गए। इजराइल भी फेल हो गया, अमेरिका भी फेल हो गया, और भारत तो कई कई बार फेल हुआ। जैसे पुलवामा की बात की जाए तो फ्रंटलाइन मैगजीन ने छापा था कि 2 जनवरी 2019 से लेकर 13 फरवरी 2019 के बीच कम से कम 11 इंटेल सूचनाएं मिली थी, खुफिया को विभाग को सूचनाएं मिली थी कि ऐसा कुछ पुलवामा में होने जा रहा है। 14 फरवरी को ये हादसा हुआ था जिसमें BSF के 38 या 40 जवान शहीद हो गए थे। उसके एक दिन पहले तक इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन क्या हुआ? एक बात और, जांच बड़ी सुस्त रफ्तार से चलती है। हमास के बारे में इजराइल को 5 साल से जानकारी थी कि हमास तैयारी कर रहा है, हमला करेगा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को लेकर अमेरिका के पास जानकारी थी, लेकिन वहाँ भी लापरवाही बरती गई। हमारे यहाँ तो और घोर लापरवाही बरती जाती है।
पुलवामा में 350 किलो का आरडीएक्स या 400 किलो 200 किलो जो भी है, कहाँ से आया, कौन लाया, किस रास्ते से आया, क्या हुआ, अभी तक जांच ही नहीं हुई है। ये 2019 की बात है, अब 2025 का मई चल रहा है, और जिसने सवाल उठाया वो देशद्रोही, जिसने कहा पुलवामा में आरडीएक्स की जांच करो, वो मारुति कार जिसमें आरडीएक्स रखी थी वो किसकी थी, वो क्यों 3 दिन तक यूं ही बेरोक-टोक घूमती रही, वहाँ के राज्यपाल मलिक ने भी ये सवाल उठाया, वो पाकिस्तानी एजेंट, वो भारत माता का दुश्मन। तो क्या अब पहलगाम के मामले में भी यही कहा जाएगा कि जो भी मांग करेगा कि जांच होनी चाहिए? जांच तो होगी, अभी तक जांच की घोषणा तक नहीं हुई है। अभी तो बड़ी मुश्किल से सरकार ने ये स्वीकारा है कि सुरक्षा में थोड़ी बहुत चूक हुई है। जांच हो, जांच का नतीजा जल्द से जल्द आए, उससे कुछ सबक ड्रॉ किए जाएं। सवाल पर सवाल है, सवाल पर सवाल है। फिर मोदी जी की बात, समस्या सीमा पर नहीं है, समस्या दिल्ली में है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर